नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आपका। मित्रों, आज हमारी जो क्लास है वो है हिंदी साहित्य इतिहास की क्लास संख्या 22। हम लोगों ने 21 क्लासेस तो हम लोग पढ़ चुके हैं साथियों, और आपका प्यार इसी तरह से जबरदस्त तरीके से मिल रहा है और आप लोगों के मैसेज भी मेरे पास आते हैं कि सर प्लीज इसी तरह से हमारा पूरा कोर्स करा दीजिए। और आप जो नोट्स लिखवा रहे हो ना सर, ये पूरे यूट्यूब पे कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। इस तरह का सटीक मैटर और इतना अच्छा मैटर कहीं नहीं मिलता है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप लोगों के कमेंट आते हैं, आप लाइक और शेयर जरूर करते हो साथियों। आपको अगर कोई भी कांटेक्ट करना है या कोई भी नोट्स लेने हैं, काव्य शास्त्र के, हिंदी साहित्य के, इतिहास के, जो भी नोट्स लेने हैं, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं 9929261623 पर। ठीक है साथियों, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। थैंक यू। चलिए मिलते हैं अब क्लास नंबर 22। जो क्लास नंबर 22 है साथियों, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं आदिकाल या युग की जो है पृष्ठभूमि को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए आज का टॉपिक डालिए, आदिकाल या युग की पृष्ठभूमि। ये कह दीजिए युग की पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि, आदिकाल या युग की क्या है पृष्ठभूमि। हम देखेंगे कि इनकी जो पृष्ठभूमि रही है वो कैसी रही है। राजनीतिक पृष्ठभूमि, साहित्यिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, क्या पृष्ठभूमि रही है आदिकाल की। तो आज का टॉपिक डालिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखने वाले हैं राजनीतिक पृष्ठभूमि। कौन सी पृष्ठभूमि है? राजनीतिक पृष्ठभूमि। आदिकाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि कैसी रही है उसके बारे में आज हम लोग लिखने वाले हैं। पृष्ठभूमि साथियों, यहां से भी बहुत बार जो है प्रश्न पूछा जाता है यूजीसी नेट में, और असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है यहां से। ठीक है, तो चलिए लिखिए राजनीतिक पृष्ठभूमि कैसी रही है। सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास, भारतीय इतिहास यह युग राजनीति की दृष्टि से, भारतीय इतिहास में यह युग राजनीति राजनीति की दृष्टि से अव्यवस्था, अव्यवस्था, राजनीतिक दृष्टि से अव्यवस्था, पराजय और है साथियों गृह कलह का युग है। पराजय, गृह कलह का युग है। साथियों आपने देखा होगा कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास या भारतीय इतिहास है, उसमें ऐसा कहा गया है कि जो आदिकाल का जो युग है बहुत उठापटक का युग रहा है। बहुत उठापटक का युग रहा है। मतलब आपने जो भी रचनाएं देखी होगी, इसमें कहीं ना कहीं आपने युद्ध का वर्णन, वीर श्रृंगार का वर्णन, मतलब वीर रस का वर्णन, तो ये चीजें जो है ना थोड़ी उथल पुथल यहाँ पर रही है। तो इसलिए कहा गया है कि भारतीय इतिहास में जो है ये जो युग है, ये अव्यवस्था का युग रहा, पराजय का युग रहा, गृह क्लेश का युग रहा। बहुत समस्याएं इस युग में रही है। तो इसलिए कहा जाता है कि इस युग में जो राजनीतिक दृष्टि है वो बहुत अव्यवस्थाओं के साथ चली है। दूसरी बात यहां पर हम लोग लिखने वाले हैं, दूसरा पॉइंट लिखिए, सम्राट हर्षवर्धन के निधन के पश्चात, सम्राट हर्षवर्धन के निधन के पश्चात, सम्राट हर्षवर्धन के निधन के पश्चात भारत से लिखते जाइए साथियों, भारत से केंद्रीय शक्ति का ह्रास हो गया था। भारत से केंद्रीय शक्ति का ह्रास हो गया था। भारत से केंद्रीय शक्ति का ह्रास हो गया था। साथियों जब सम्राट हर्षवर्धन नहीं रहे, उसके बाद में फिर यहाँ की जो सत्ता है वो खत्म सी होने लगी थी, ऐसा कहा जाता है। इस युग की सबसे बड़ी घटना ये भी रही थी। राजनीतिक पृष्ठभूमि बहुत जबरदस्त रही है इस युग की। तीसरा पॉइंट यहां पर लिखिए, 10वीं शताब्दी के अंत में, 10वीं शताब्दी के अंत में, 10वीं शताब्दी के अंत में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा। अंत में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा। तो यह भी एक बहुत बड़ी घटना रही है। आप सबको पता है कि 10वीं शताब्दी के अंत में जो है महमूद गजनी जो रहे, उन्होंने सोमनाथ के मंदिर, और वैसे महमूद गजनी ने बहुत कहा जाता है कि शिव भगवान के मंदिरों पर बहुत अटैक किए थे। तो यह भी एक उथल पुथल का कारण बहुत बड़ा रहा, और उस समय यह घटना भी बहुत बड़ी रही है। आगे लिखिए, दिल्ली में तुर्क सल्तनत स्थापित हो गई थी। दिल्ली में तुर्क सल्तनत, लिखो तुर्क सल्तनत
स्थापित हो गई थी। कहा जाता है कि दिल्ली में उसके बाद में तुर्क स्थापित हो गया था, यानी कि तुर्क राज्य, तुर्क शासन स्थापित हो गया था। 5वें नंबर पर लिखिए मुस्लिम पताका प्राय, 5वें नंबर पर लिखिए मुस्लिम पताका प्राय, मुस्लिम पताका मतलब मुस्लिमों का राज, मुस्लिमों का झंडा, मुस्लिमों का ध्वज, मुस्लिम पताका प्राय जो है सारे उत्तरी भारत में फहराने लगी थी। सारे उत्तरी भारत में, उत्तरी भारत में फहराने लगी थी, फहराने लगी थी। तो ये 5वां कारण है साथियों। राजनीतिक उथल पुथल बहुत हुई है यहाँ पर। 6ठे नंबर पर लिखिए हिंदुओं, हिंदुओं में संकुचित राष्ट्रीय भावना थी। हिंदुओं में संकुचित राष्ट्रीय, संकुचित राष्ट्रीय भावना थी। हिंदुओं में संकुचित राष्ट्रीय भावना थी। वे अपने छोटे से क्षेत्र को ही राष्ट्र समझते थे। वे अपने छोटे से क्षेत्र को ही राष्ट्र समझते थे। वे अपने छोटे से क्षेत्र को ही क्या समझते थे मित्रों? राष्ट्र समझते थे। तो हिंदुओं की एक सबसे बड़ी बात रही है कि जो भी उनका छोटा सा क्षेत्र है जिसमें वह शासन करते हैं, वही उसको ही उन्होंने क्या मान लिया? एक देश, एक राष्ट्र मान लिया था। तो यहाँ पर राजनीतिक उथल पुथल में यह भी बहुत बड़ा रीजन रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं राजनीतिक परिस्थितियां, ठीक है ना। इस चीज का राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है उसको हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। राजनीतिक परिस्थितियां के दो या राजनीतिक पृष्ठभूमि के दो एक ही बात है। यहाँ पर मैं ये भी लिख देता हूँ, राजनीतिक परिस्थितियां भी लिख लो आप। राजनीतिक परिस्थितियां, राजनीतिक पृष्ठभूमि या राजनीतिक परिस्थितियां कैसी रही है, आप यहाँ ये भी डाल लो, ठीक है। तो 6 हमारे जो है राजनीतिक पृष्ठभूमियां कैसी रही, ये 6 कारण तो हमारे यहाँ पर हो गए। 7वें नंबर पर लिख लीजिए राजा को सर्वोपरि सत्ता, राजा को सर्वोपरि, राजा को सर्वोपरि सत्ता, राजा को सर्वोपरि सत्ता के रूप में समझा जाने लगा था। राजा को सर्वोपरि सत्ता के रूप में समझा जाने लगा था, समझा जाने लगा था साथियों। ये भी एक बहुत बड़ा ये रहा फैक्टर। 8वें नंबर पर हम लिखते हैं यहाँ पर राजनीतिक, राजनीतिक दृष्टि से ये काल पतन का काल रहा है। राजनीतिक दृष्टि से, दृष्टि से यह काल पतन का काल रहा है। राजनीतिक दृष्टि से यह काल पतन का काल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात रही है कि राजनीतिक दृष्टि से इस युग में पतन के अलावा कुछ नहीं हुआ है। तो ये थी राजनीतिक पृष्ठभूमि या राजनीतिक परिस्थितियां, ठीक है। अगली बात यहां पर लिखिए, अगला पॉइंट है अब धार्मिक परिस्थितियां कैसे रही या धार्मिक पृष्ठभूमि कैसी रही आदिकाल की। तो लिखो नंबर 2 पर धार्मिक पृष्ठभूमि, धार्मिक पृष्ठभूमि या कह सकते हैं परिस्थितियां, परिस्थितियां, धार्मिक पृष्ठभूमि या कह सकते हैं हम लोग परिस्थितियां। इसको सही लिख लो भाई, परिस्थितियां, धार्मिक पृष्ठभूमि या फिर जो है धार्मिक परिस्थितियां कैसी रही। इसका पहला पॉइंट लिखते हैं हम इसी में। चलिए पहला पॉइंट है इस काल में वैदिक और पौराणिक धर्मों के विविध रूपों, इस काल में वैदिक और पौराणिक, वैदिक और पौराणिक धर्मों, वैदिक और पौराणिक धर्मों के विविध रूपों के साथ, धर्मों के विविध रूपों के साथ, धर्मों के विविध रूपों के साथ बौद्ध और जैन धर्म भी अपने वास्तविक आदर्शों से दूर हट गए। साथ बौद्ध और जैन धर्म भी अपने वास्तविक आदर्शों से दूर हट गए, अपने वास्तविक आदर्शों से दूर हट गए। देखो साथियों इसमें क्या हुआ, धार्मिक पृष्ठभूमि क्या हुई कि इस काल में वैदिक और पौराणिक धर्मों के विविध रूपों के साथ,
वैदिक और पौराणिक धर्मों के साथ जो चल रहे थे, वेदों के साथ जो चल रहे थे, जो प्राचीन धर्म थे उनके साथ जो चल रहे थे, वो तो है सही, लेकिन जो बौद्ध धर्म था, जो जैन धर्म था, वो भी अपने आदर्शों से क्या हो गया, भटक गया था। अर्थात वो भी अलग होने लगा था कि मतलब लग ही नहीं रहा था कि जैन धर्म है, लग ही नहीं रहा था कि ये रास धर्म है, यानी कि रास साहित्य है, उसमें मतलब प्रकट ही नहीं हो रहा था बौद्ध धर्म। तो जैन और बौद्ध धर्मों का बहुत रोल था उस समय, लेकिन वो भी अब भटकने लगे थे, दूर होने लगे थे अपने आदर्शों से, अपने वास्तविक आदर्शों से। ठीक है, इसका अगला पॉइंट लिखिए दूसरे नंबर पर, शंकराचार्य के प्रबल प्रहारों, शंकराचार्यों शंकराचार्य या शंकराचार्य शंकराचार्य के प्रबल प्रहारों शंकराचार्य के प्रबल प्रहारों से बौद्ध धर्म को आघात पहुंचा। बौद्ध धर्म को आघात पहुंचा। साथियों, शंकराचार्य ने बहुत ज्यादा विरोध किया इस बात का, तो इससे बौद्ध धर्म के जो लोग थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे, वो थोड़े से अपने लीग से बाहर हो गए थे उस समय। तो शंकराचार्य के जो प्रहार हुए, प्रबल प्रहार हुए, उनसे थोड़ा सा बौद्ध धर्म को जो है आघात पहुंचा था, लोगों का विश्वास कम हो रहा था धीरे धीरे वहां से। ठीक है, आगे लिखिए इसी क्रम में तीसरे नंबर पर लिखिए, बौद्ध धर्म ने मंत्रयान, वज्रयान, सहजयान, बौद्ध धर्म ने मंत्रयान, वज्रयान, सहजयान, बौद्ध धर्म ने वज्रयान, मंत्रयान, सहजयान आदि कई रूप धारण कर लिए थे साथियों। तो बौद्ध धर्म अलग अलग जो है शाखाओं में बट गया उस समय, वो मंत्रयान, वज्रयान, सहजयान, इस तरह की शाखाओं में वो बट गया था। ठीक है, आगे लिखिए इसी क्रम में चौथे नंबर पर, वामाचार यानी कि घूमने की जो प्रवृत्ति है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो वामाचार जो है पद्धति का प्रयोग होने लगा। वामाचार पद्धति का प्रयोग होने लगा था। तो इस पद्धति का प्रयोग भी इस समय बहुत ज्यादा बढ़ गया था। पांचवें नंबर पर लिखिए, नैतिक स्तर गिर गया था। नैतिक स्तर क्या हो गया था, गिर गया था। तो नैतिक स्तर का गिरना भी एक तरह से अच्छी बात नहीं थी, तो नैतिक स्तर भी वहां पर क्या हो गया था, गिर गया था साथियों। छठे नंबर पर लिखिए, वैष्णवों के 5 रात्र और शैवों के पाशुपात। ठीक है, आगे लिखिए, कालमुख कापालिक संप्रदायों में भी वामाचार पद्धति होने लगी थी। कालमुख कापालिक संप्रदायों में भी वामाचार पद्धति होने लगी थी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म के लोग ही वामाचार पद्धति को अपनाते थे या जैन धर्म के लोग ही अपनाते थे, लेकिन फिर वैष्णव धर्म को, उनमें भी 5 रात्र, शैवों के पाशुपात, कालमुख कापालिक, ये संप्रदाय जो रहे हैं, ये भी फिर वामाचार पद्धति की ओर आगे बढ़ने लग गए थे। तो ये धार्मिक जो पृष्ठभूमि है, धार्मिक जो परिस्थितियां रही है, वो इसमें थोड़ी बहुत बदलती हुई नजर आने लगी थी। तो इसमें लास्ट में लिख लीजिए यहां पर 7वें नंबर पर, धार्मिक वातावरण भी क्या हो गया था, दूषित होने लगा था, या धार्मिक वातावरण भी दूषित हो गया था। धार्मिक वातावरण भी दूषित हो गया था। तो धार्मिक वातावरण भी उस समय क्या हो गया था, दूषित सा हो गया था साथियों। चलिए अब लिखिए तीसरे नंबर पर हम लोग लिखते हैं, तीसरे नंबर पर है सामाजिक परिस्थितियां या सामाजिक पृष्ठभूमि कह दो या सामाजिक परिस्थितियां कह दो, कैसी रही है। हम लोग यहां पर देखते हैं, नंबर 1, जातियां कर्म एवं गुणों के आधार पर न होकर के, जातियां
कर्म एवं गुणों के आधार पर न होकर के वर्ण के आधार पर माने जाने लगी। वर्ण के आधार पर माने जाने लगी। तो साथियों, जो जातियां हैं वो कर्मों के आधार पर, गुणों के आधार पर तो नहीं हो रही, अब वो वर्ण व्यवस्था के आधार पर बट गई कि ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, या जो भी है, जिसके भी आधार पर। तो कर्म और गुण तो दूर हो गए, अब तो वर्ण व्यवस्था के आधार पर उनको कहा जाने लगा। फिर आगे देखिए नंबर 2 पर, राजपूतों में भोग और विलास की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसमें राजपूतों में भोग विलास की प्रवृत्ति थी। अब राजपूतों में भोग विलास की प्रवृत्ति इस समय बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, इसके बाद में तीसरा पॉइंट लिखिए, राजा बहुपत्नीक होते थे। राजा बहुत सारी पत्नियों को रखते थे। चौथे नंबर पर लिखिए, स्त्रियों की जो स्थिति है साथियों वो दयनीय हो गई। क्या हो गई थी? दयनीय हो गई थी। इस युग में जो है साथियों, स्त्रियों की जो स्थिति थी वो बहुत दयनीय थी, मतलब अच्छी नहीं थी, क्योंकि राजा भी बहुपत्नीक व्यवस्था पे करने लगे, राजपूत भोग विलास में नाच गान पी रहे खा रहे, इस तरह की स्थिति यहाँ पर हो गई थी साथियों। थर्ड नंबर पर हो चुका है। अब आप लिखिए फोर्थ नंबर पर, तो पांचवी पृष्ठभूमि क्या है? साहित्यिक परिस्थितियां कैसी रही, या साहित्यिक पृष्ठभूमि कैसी रही आदिकाल की, उसके बारे में हम लोग आज यहाँ लिखने वाले हैं। चलो लिखो। अब यहाँ पर नंबर 1 है, ज्योतिष दर्शन और स्मृतियों पर टीकाओं की रचना की प्रधानता थी। टीकाओं की रचना की प्रधानता थी साथियों। तो याद रखना, ज्योतिष दर्शन और स्मृतियों पर जो है टीकाओं की क्या थी? बहुत ज्यादा प्रधानता रही थी। जो ज्योतिष दर्शन भी थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ गया था, और इस आधार पर, स्मृति के आधार पर बहुत सारी टीकाएं लिखी जाने लग गई थी, उनकी प्रधानता यहाँ पर बढ़ गई थी। दूसरे नंबर पर लिखिए, साहित्य में नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा का आस होने लगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी कारण रहा साथियों। चलो आगे लिखिए इसी क्रम में, तीसरे नंबर पर लिखिए, यहां पर तीसरा नंबर है धार्मिक एवं सांप्रदायिक साहित्य की प्रधानता। धार्मिक एवं सांप्रदायिक साहित्य की प्रधानता भी यहां पर रही है साथियों। और चौथे नंबर पर लिखिए, ये सारी बातें आपको लिखनी है साथियों, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको मिल जाती है देखने के लिए, और बहुत अच्छी क्लासेज है मित्रों, विश्वास कीजिएगा बस मेरा। और अच्छा लगे तो जरूर लाइक और शेयर करना, क्योंकि देखो बेतु की बातें मुझे आती नहीं है, हाँ हूँ इस तरह के, शालीनता के साथ पढ़िए, क्योंकि ना आपके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है। कोशिश करता हूँ आपको हमेशा अच्छा मैटर देने की, अच्छे से अच्छा मैटर लिखवाने की, ताकि आपके क्वेश्चन यहाँ से आए। आप देखना अभी तो मतलब जबरदस्त लिखवाने वाला हूँ मैं, आपको खुद को लगेगा इस। तो राजाओं राजाओं और आश्रयदाताओं का गुणगान होने लगा साहब। जो भी आश्रय करते थे गुणगान होने लगा, या जिसके भी आश्रय में जो भी रहता था वो उनको ही गुणगान करता था। तो आश्रयदाता वही बात है, ठीक है, राजाओं के दो आश्रयदाताओं। अगला लिखो, डिंगल एवं पिंगल शैलियों का प्रयोग होने लगा।
डिंगल एवं पिंगल शैलियों का प्रयोग भी क्या हो गया, बढ़ गया था। ठीक है, छठे नंबर पर लिखिए रचनाओं 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 में उपनाम लेखन की परंपरा, उपनाम लेखन की परंपरा थी परंपरा थी उपनाम लेखन की परंपरा भी हो गई थी रचनाओं में। आगे लिखिए 7वें नंबर पर प्रकृति के प्रकृति के आलंबन एवं उद्दीपन दोनों रूपों का वर्णन होने लगा। उद्दीपन दोनों रूपों का वर्णन होने लगा साथियों, वर्णन होने लगा। ठीक है, तो ये जो चल रही है मतलब गजब की स्थिति रही है भाई, मतलब साहित्यिक पृष्ठभूमि भी बहुत गजब की रही है। देखो आप कितनी सारी चीजें जो है यहाँ पर होना स्टार्ट हो गई थी। 8वें नंबर पर लिखिए प्रबंध एवं मुक्तक दोनों तरह के काव्यों की रचना होने लगी। प्रबंध एवं मुक्तक दोनों तरह के काव्यों की रचना होने लगी। तो प्रबंध एवं मुक्तक दोनों तरह के काव्यों की रचनाएं भी यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाती है। और फिर लिखिए 9वें नंबर पर कला पक्ष पर भी बल यहाँ पर दिया जाने लगा। तो कला पक्ष पर भी यहाँ पर बल दिया जाने लगा। तो साथियों ये थी आदिकाल की जो पृष्ठभूमि रही है कि साहित्यिक पृष्ठभूमि कैसी रही, धार्मिक पृष्ठभूमि कैसी रही, राजनीतिक पृष्ठभूमि कैसी रही, सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी रही आदिकाल की। तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दी है साथियों। मुझे लगता है शायद आपको अच्छा लगेगा। साथियों अगर हिंदी साहित्य के जैसे नोट्स आपको लेने हैं, मैं आपको बता दूं ये ग्रामर के नोट्स मैंने हैंड रिटन नोट्स है मेरे खुद के हाथों के। ये देखिए इस तरह से मतलब हर चीज लिखी हुई है बहुत जबरदस्त तरीके से, आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप पढ़ोगे तो। और ये ब्रह्मास्त्र नोट्स हैं, वन लाइनर नोट्स हैं साथियों, वन लाइनर हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र के नोट्स हैं। ये हिंदी साहित्य का इतिहास और काव्य शास्त्र के वन लाइनर नोट्स हैं। ये पूरे क्वेश्चन के फॉर्म में आएंगे। ये फास्ट रिवीजन के लिए बहुत जबरदस्त है साथियों। और हैंड रिटन हिंदी साहित्य का इतिहास, हैंड रिटन 2 भागों में, भाग 1 और भाग 2 में। ये देखिए यहाँ पर पूरा हैंड रिटन है, आपको अच्छा लगेगा। और मैं आपको बता देता हूँ ये सारी चीजें। और ये हैं आपके हिंदी साहित्य के इतिहास और काव्य शास्त्र के प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और टॉपिक वाइज हैं। हिंदी ये इस तरह से आंसर की दी हुई है और इस तरह के प्रश्न हैं साथियों। लगभग जो है 5 से 6 हजार क्वेश्चन इसके अंदर मिलेंगे। तो हिंदी साहित्य में तो आप लोगों को लेने ही चाहिए, मैं जहां तक मानता हूं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सर क्या करेंगे ये वो सारी चीजें। लेकिन इनमें से एक तो क्वेश्चन आंसर वाली बुकलेट या तो ले लो, या फिर आप जो है वन लाइनर वाली बुकलेट बहुत सारे स्टूडेंट ने पूरे इंडिया में हम लोग भेजते हैं रोज कम से कम 15 से 20 जो है। तो आप लोगों के पास भी ये होनी चाहिए, फास्ट रिवीजन के लिए होनी चाहिए साथियों। बहुत मजा आता है पढ़ने में, आपको खुद को भी मजा आएगा। एक साइड इस तरह से दबा करके फिर पढ़ते जाओ धड़ाधड़। या फिर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है, आंसर की बाद में दी हुई है, आप उसे भी ले सकते हैं। बहुत प्यारे प्रश्न है, मैं तो कह रहा हूँ कि 90% क्वेश्चन हिंदी साहित्य के काव्य शास्त्र के उससे ही मिल जाते हैं। अगर डिटेल हिंदी साहित्य के इतिहास के नोट्स लेने हैं तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। ये डिटेल हिंदी साहित्य के इतिहास मेरे पास जो है वो हैंड रिटन है, जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। थैंक यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास होगी आदिकाल के संबंध में आलोचकों के जो महत्वपूर्ण कथन हैं, जो आलोचकों के महत्वपूर्ण जो मत हैं, वो अगली क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो आज के लिए साथियों जय हिंद जय भारत, थैंक यू। जरूर निश्चित रूप से आपका सपोर्ट मुझे रहा तो बहुत जल्दी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आपको अगर टेस्ट सीरीज लेनी है हिंदी साहित्य की या फिर जो भी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की, तो आप चैनल पर जाकर के ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू।